नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। रात के 9 बज चुके हैं और मैं इंडिया डिबेट के साथ हाजिर हूं। मित्रों, जिसकी बात हम पिछले 1.5-2 साल से कर रहे थे उसका खुलासा हो गया। दलाली कौन कर रहा है, कौन उसके व्यापार में शागिर्द बना हुआ है, उसके पैसे के साथ पर्स शेयर कर रहा है। और हम लगातार आपको बतला भी रहे थे कि भारत के कुछ दलाल हैं जो इंटरनेशनल माफिया के साथ मिलकर के भारत के जान की सौदेबाजी कर रहा है। और अब उन सौदेबाजों को हम एक्सपोज कर रहे हैं। सौदेबाजी देखिए, ये लड़ाई शिखंडी की तरह लड़ी जा रही है, शिखंडी की तरह लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बेईमान अब महिला का सहारा ले रहे हैं। जिनको सवाल कुछ और पूछना चाहिए था वो सवाल कुछ और पूछ रही हैं। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल इज ए बिगेस्ट पॉलिटिकल ब्लंडर इन इंडियन हिस्ट्री एंड ही हैज प्रूवन इट। अरविंद केजरीवाल ने यह प्रूव कर दिया है। जो रूल ऑफ द गेम चेंज करने के लिए आए थे वो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में सांगो पांग फंसे हुए हैं, सर से लेकर पैर तक फंसे हुए हैं। और आज उनकी शागिर्दगी में दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष ने यह साबित कर दिया है कि उनकी मिलीभगत किस प्रकार से इंटरनेशनल माफिया के साथ है। हमने तो पहले भी बताया था आपको कि उनका कबीर फाउंडेशन, राजीव दीक्षित की मौत और उस सब के बाद एंटी करप्शन का मूवमेंट, और फिर सड़कों पर झाल बज रहा है, आईआईटी के स्टूडेंट आ रहे हैं, आजादी की दीवानगी का फोबिया बनाया जा रहा है। यह सब प्रायोजित था। 7 समंदर पार से इनके पॉकेट में पैसे आ रहे थे और कहा जा रहा था कि फॉल्स नेशनल नैरेटिव बनाओ, और उसमें इस शख्स को पूरी कामयाबी मिल गई क्योंकि भारत की जनता भोली भाली है। दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा है मित्रों, पत्र लिखा है। मैं शर्मसार हूं, मैं शर्मिंदा हूं और मेरा ख्याल है कि पूरा देश आज शर्मिंदा होगा। उन्होंने पत्र लिखा है आईसीएमआर को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हेल्थ मिनिस्ट्री को उन्होंने पत्र लिखा है। और पत्र में एक कहा है कि जरा पता कीजिए कि देश भर में लोग यकायक मरने लगे हैं, शादी के फेरे लेते लेते मर रहे हैं, डांस प्रोग्राम में मर रहे हैं, क्रिकेटर गेंद फेंकते फेंकते मर रहे हैं, 18 साल के बच्चे मर रहे हैं, 25 साल के नौजवान मर रहे हैं, 35 साल का नौजवान मर रहा है, 50 साल का नौजवान मर रहा है, 60 साल का अधेड़ मर रहा है। ऐसी क्या बात हो गई जो यकायक हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत द्रवित हैं दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री स्वाति मालीवाल। वो कह रही है कि मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, मैं कैसे बताऊं कि क्या बात हो गई जो लोग मरने लगे। 1.5 साल से हम लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि लोग मरने लगेंगे, लोग मरने लगेंगे। 7 समंदर पार से डॉक्टर पीटर मैकॉला, डॉक्टर रॉबर्ट मलोन और डॉक्टर जय भट्टाचार्य जैसे डॉक्टर्स दुनिया भर के कह रहे थे, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी कह रहे थे, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा कह रहे थे, डॉक्टर संजय राय कह रहे थे, सारे डॉक्टर्स कह रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसको ठीक कीजिए। स्वाति मालीवाल को तब कुछ बात सुनाई नहीं पड़ी क्योंकि मेन स्ट्रीम बिकी हुई कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया उन मुद्दों को दबा रही थी। अब क्या हो रहा है? अब खेल सबके सामने में है। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लिखा है कि एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जो ये पता लगाए कि आखिर ये जो डेथ हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, ये पता करना चाहिए। और अगर कोई कमिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है तो जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। स्वाति मालीवाल, उस स्वाति मालीवाल को दिल्ली में व्यापारियों की क्या स्थिति है? 2 साल में व्यापारी तबाह हो गए, घर के घर उजड़ गए। इसकी चिंता नहीं है क्योंकि उसके मुखिया ने टिकट बेच दिया एक व्यापारी को और जात के नाम पर उसके वोट को खरीद लिया, उसी के मुखिया ने।
लेकिन उनको व्यापारी सड़क पर आ गए, मजदूर यहां से सैकड़ों किलोमीटर चल करके गए, इसकी परवाह नहीं थी स्वाति मालीवाल को। तब उन्होंने केजरीवाल को पत्र नहीं लिखा, तब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखा, लेकिन आज स्वाति मालीवाल पीड़ित हैं, दुखी हैं, हृदय उनका छलनी है। मित्रों, आज बात करेंगे, हमारे साथ मुंबई से नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। मीनाक्षी, नीलेश ओझा, एडवोकेट नीलेश ओझा तार तार कर देंगे, छलनी कर देंगे उन बेईमानों के दलालों के पूरे कॉन्सेप्ट को तार तार करने के लिए। एडवोकेट नीलेश ओझा, बहुत सैल्यूट है, आपका स्वागत है। डॉक्टर तरुण कोठारी, अरे आप तो सुरमा हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जाबाज हैं, रणबांकुरे हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी, बहुत सैल्यूट और स्वागत है आपका इंडिया डिबेट में। प्रकाश पोहरे साहब अभी ज्वाइन करने वाले हैं, प्रकाश पोहरे, वो भी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में। आज मैंने एक पीड़ित व्यवसायी, ये देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इनको आज बताइएगा, आज भोपाल से आए हैं, भोपाल से दिल्ली छोड़ करके इनको जाना पड़ा, इनके बिजनेस का ऐसा नुकसान हुआ है, ये भी बताएंगे आपको। प्रेम चावला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है भोपाल के, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और व्यापारिक संगठन के नेता भी रह चुके हैं, इसलिए आज मैंने इन्हें खास तौर से बुलाया है। शुरुआत करते हैं नीलेश ओझा जी से, फिर डॉक्टर साहब के पास आएंगे। नीलेश जी, ये जो पत्र लिखा है, क्या स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया है? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर? देखिए क्या है, ये ऐसा जो लेटर है, इसको एक्चुअली इंटरफेरेंस इन द प्रोसीडिंग सब जुडाइज बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एक कंटेंट माना जाएगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ। और अभी देखिए, इन्होंने जो अपने पूरे पत्र में क्या लिखा कि ऐसे ऐसी जो डेथ हो रही है, these incidents have raised serious concern and is being widely speculated that these deaths are somehow connected to COVID-19. दूसरा लिखा डिटेल्स जो ये दिया है, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, तो उसमें 3 नंबर का दिया, डिटेल्स ऑफ स्टेप टेकन टू स्टडी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट of the COVID-19 virus on the health of people. अब इतने महिलाओं की डेथ हुई है, रचना गंगू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन डेथ पे कॉम्पेंसेशन के लिए सरकार को नोटिस निकाला है। स्नेहल लुनावत के डेथ केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1000 करोड़ के इंटरिम कॉम्पेंसेशन पे बिल गेट, आधार पुनावाला, यूनिना सबको नोटिस निकाला है। केरला हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, उन्होंने 10 करोड़ का, दूसरा 10 करोड़ का, फिर एक जनरल गाइडलाइन, और ये मैक्सिमम महिलाएं मरी है इसमें। तो ये महिलाओं की डेथ में, उनके मौत पे वैक्सीन कंपनियां और ये सब कटघरे में है। केंद्र सरकार ने कह दिया वैक्सीन कंपनी पे आप केस फाइल कर सकते हैं, ये केस सब जुड़ा इससे। ऐसे में और एक बात, आईसीएमआर ने आरटीआई के रिप्लाई में खुद लिख कर दिया, हमारे पास लॉन्ग कोविड के कोई साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं है। ऐसे में इनको कहां से सपना गिर गया कि मतलब ऐसा पूरे लेटर में, पूरे नोटिस में एक भी वर्ड नहीं है कि वैक्सीन से डेथ हुई है, इसकी इंक्वायरी करो, उसके ऊपर एक्शन लो, उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन दो, बल्कि वो वर्ड पूरा कट करके डायरेक्शन दिया कि लॉन्ग कोविड के हिसाब से। मतलब इनका क्या है कि इट इज एन अटेम्प्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पब्लिक एंड द आईसीएमआर एंड द मीडिया फ्रॉम द मेन कॉज टू द अदर कॉज। अभी इसके आगे की चीज बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक जजमेंट है विजय शेखर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर लिखा, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, जो उससे कनेक्टेड रिलेवेंट फैक्टर है, जिसका उस केस पे असर है, उसको छोड़ देना और वो फैक्टर कंसिडर करना कि जिसका उससे संबंध नहीं है। आज कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये लॉन्ग कोविड से हार्ट अटैक हो रहे करके, बल्कि ये प्रूफ है कि जो
वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है, ये हार्ट अटैक, मायोकार्डाइटिस, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, किडनी फेल्यूर, ऐसे कई बीमारियां हो रही है। तो ये ऐसे कंडीशन में उसको छोड़कर ये अलग विषय पे आदेश पारित करना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे ऑल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी शुड बी कॉल्ड एज कमिटिंग फ्रॉड ऑन पावर, अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोपी माने जाएंगे। तो इनके खिलाफ कानून में इनके खिलाफ कौन सी धारा लगेगी, कौन सा केस रजिस्टर होगा, और रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस महिला आयोग के अध्यक्ष, दिल्ली की महिला आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ कानून सम्मत कौन सा केस रजिस्टर होगा? हाँ, इसमें देखिए, पहला केस जो बनता है ये बनता है आईपीसी 201 और 218 का। वो ये कहता है कि एक गुनाह हो चुका है, अभी जो वैक्सीन कंपनी के जो ओनर्स हैं इनके खिलाफ में केस, प्रोसिक्यूशन सब चल रहे हैं। तो आप ये कॉम्पेंसेशन देने की बात चल रही है। तो वो जो केस चल रहे हैं ना, वो केस में उन आरोपियों को बचाने के हिसाब से कुछ भी उस एविडेंस को छुपाने के हिसाब से किया गया कोई भी काम, ये आईपीसी 201 और 218 में पनिशेबल है ऐसे पब्लिक सर्वेंट के लिए। फिर लॉ के बाहर जाकर कोई ऑर्डर करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट को आईपीसी 219 में 7 साल की सजा का प्रावधान है। फिर आईपीसी 192, 193, 465, 466 ये जो सेक्शन है, इसके तहत कोई भी जज हो, पब्लिक सर्वेंट हो, जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो, वो अगर ऐसी कोई ऑर्डर पास करता है जो मटेरियल छोड़ देता है और गलत एविडेंस तैयार करके या गलत नैरेटिव तैयार करके कुछ ऑर्डर पास करता है प्रेजुडाइज करने के लिए, तो उसमें ये क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस, टेम्परिंग द रिकॉर्ड, ऐसे वाले जो सेक्शंस है, इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन एक सेक्शन है वो बहुत सबसे ज्यादा सीरियस है। अभी देखिए, मर्डर के अक्यूज को बचाने के लिए प्लान किया तो उसका उतनी सजा है 201 में प्रोपोर्शनेट, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक 409 आईपीसी का जो सेक्शन है ना, वो ये कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट ने उसको जॉब पे क्यों रखा है, कोई भी व्यक्ति को गवर्नमेंट सैलरी खर्चा क्यों करती है उस पर, उसने जनता के हित में न्याय के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन वो उस पद पे बैठकर अगर आरोपियों को मदद करने के लिए अगर कुछ काम करने लगे, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, अपने पद का, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग आरोपियों के हित में करना, इसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान आईपीसी 409 में है। तो अब इसमें दो चीजें है कि आप जो कह रहे हो अरविंद केजरीवाल का, तो अरविंद केजरीवाल जी जो है, इन्होंने भी ऐसे ही मैंडेट लगाए थे। और ये मैंडेट अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो यूनियन ऑफ इंडिया ने एफिडेविट दे दिया, उसमें क्लियर कर दिया कि हमारे तरफ से तो कोई मैंडेट नहीं थे। जिन्होंने मैंडेट लगाए होंगे, जिन्होंने आपको झूठ बोल के वैक्सीन दी होगी, आप उन सबसे कॉम्पेंसेशन वसूल कर लो, लोकल कोर्ट में केस डालो। तब उसके तो सबसे बड़े आरोपी बन रहे थे मिस्टर केजरीवाल, क्योंकि इनके ही सरकार के मैंडेट्स थे कि जो सरकारी अधिकारी वैक्सीन नहीं लेगा उसको छुट्टी पे भेज दिया जाएगा, नॉन पेड लीव पे भेजा जाएगा, ऐसे अलग अलग मैंडेट्स थे उनके। तो ये मैंडेट्स लाने की वजह से इन्होंने, हाँ मैं आ रहा हूँ, एक मिनट नीलेश जी, 1 मिनट आ रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इन्होंने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी, अत्याचार की पराकाष्ठा, और तरुण कोठारी जी उसके गवाह हैं। तरुण कोठारी जी, इन्होंने पुलिस के अलावा अपने दलालों की एक फौज, वॉलंटियर्स, पार्टी के वर्कर के नाम पे हर चौक चौराहे पर खड़ा कर दिया, और जो मास्क नहीं पहनता था गाड़ियों में, वो जाकर के पुलिस वाले को बोलता था इनका फाइन काटिए। पुलिस वाला तो छोड़ दीजिए, 2-2 हजार रुपए इसने तसीले हैं, 2-2 हजार रुपए। ये बेईमान मुख्यमंत्री दिल्ली का 2-2 हजार रुपए एक एक आदमी से तसीला है, जबकि सारे फैक्ट्स इसके खिलाफ थे। डॉक्टर तरुण कोठारी, ये जो स्वाति मालीवाल ने जो पत्र लिखा है, मेरा उस पर सवाल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि ये स्वाति मालीवाल ने ये पत्र लिखा क्यों है?
कंटेंट क्या है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कंटेंट तो पता ही है क्यों बकवास कर रही हैं, लिखा क्यों है ये बताइए दर्शकों को, लिखने के पीछे का राज क्या है ये बताइए। पाठक साहब नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नमस्कार। पत्रकारिता का एक सच्चा और एक ईमानदार जो पत्रकारिता होती है उसको प्रस्तुत किया है आपने। अगर आप जैसे कुछ लोग नहीं होते ना तो सचमुच बता रहा हूँ हम जो लड़ाई को छोड़ चुके होते हैं। आप जैसे कुछ लोग आए, साथ दिया। प्रकाश पौड़े साहब का बहुत बहुत नमन करता हूँ। एक पत्रकार मीडिया में बड़ी मुश्किल से किस स्तर पर जाके काम करना पड़ा होगा मैं समझ सकता हूँ, फिर भी आप लोगों ने इतना मतलब हमें हिम्मत दी हमें काम करने के लिए। और एडवोकेट ओलिया सर ने भी काफी कितना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और लोगों को जानना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। पूरा दिल्ली में हमने केजरीवाल साहब से मिलने के कितने प्रयास किए हम लोगों ने। मैंने केजरीवाल साहब को ईमेल किए, कम से कम 6-7 बार ईमेल किए उस समय जब वो दिल्ली बंद कर रहे थे। केजरीवाल साहब के एक एमएलए को मैंने ईमेल किया, एक मंत्री को मिला, मिलने का टाइम दे दीजिए आप हमें। उसके बाद नहीं मिले तो हमने वहां जाकर धरना भी दिया, कोशिश भी करी, लेकिन वो हमसे मुलाकात तक नहीं की। इस बात से बड़ा स्पष्ट है कि अंदर खाने वो सब लोग आपस में मिले हुए हैं। अब चूंकि आपको बताना चाहूंगा 2-3 इंसिडेंट्स नए हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है कि लोग जो है अब कोर्ट में जाकर के इनसे मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि भाई हमको कंपनसेशन दीजिए, है ना। एक कोर्ट की ओर से इनके पास डंडा पहुंच रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तीसरी तरफ मैंने केजरीवाल साहब को एक पत्र लिखा था, ये पत्र मैंने लिखा था 30 तारीख का, ये मेरा पत्र है, 30/11 का पत्र है। ये 30/11 को मैंने एक पत्र लिखा था केजरीवाल साहब को। मैंने लिखा कि भैया आपकी सरकार द्वारा दिल्ली में लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया, आपकी सरकार द्वारा इस टीके को सुरक्षित बताया गया, परंतु इस कोरोना टीके के कारण कई लोगों की जान चली गई है। तो हमने मांग की है कि जिनकी जान चली गई उनको 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब हमसे लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये 100 करोड़ रुपए का आपने मुआवजा कैसे, मतलब किस आधार पर बात किया। मैंने कहा बहुत सारे लोग कोर्ट में गए हैं, है ना, वजह साहब जानते हैं इस बात को। बहुत सारे लोग कोर्ट में गए, किसी ने 1000 करोड़ की मांग की, किसी ने 100 करोड़ की मांग की है। अब हर व्यक्ति तो कोर्ट में नहीं जा सकता ना सर, हर व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं कि वो कोर्ट में जाए। तो हमने सोचा ठीक है, जो कोर्ट से न्याय ले सकते वो कोर्ट से न्याय ले, और जो कोर्ट से न्याय नहीं ले सकते वो हम सरकार से डायरेक्ट मांग करते हैं। तो मैंने ये एक पत्र लिखा था 30/11 को, इसका कोई जवाब नहीं आया। तो उसके बाद मैंने एक रिमाइंडर पत्र लिखा उसको, केजरीवाल साहब को। ये मेरा एक रिमाइंडर पत्र है जो मैंने लिखा था दिल्ली सरकार को 8/12 को। इसके 7 दिन बाद ये मैंने एक रिमाइंडर पत्र लिखा था केजरीवाल साहब को। उस रिमाइंडर पत्र में मैंने फिर दोबारा लिखा कि हमें मिलने का टाइम दिया जाए। तो मेरे पास 9 तारीख को ईमेल आता है कि आप टाइम लेने के लिए कृपया ये नंबर है वहां बात कीजिए। मैंने उस नंबर पर फोन लगाया जी हमें मिलने का टाइम दिया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, आपने कहा कि सुरक्षित है और लोगों की जाने गई है। तो बोले जी आप 15 तारीख बाद मिलेंगे या 20 तारीख बाद मिलेंगे, अभी तो बहुत व्यस्त है और ये वो टाल मटोल वाली बातें चल रही है। तो अब यहाँ पर सरकार पे 2 तरह का प्रेशर पड़ा हुआ है दिल्ली में। केजरीवाल सरकार पे 2 तरह से प्रेशर पड़ा हुआ है। एक तो कुछ लोग कोर्ट के माध्यम से प्रेशर डाल रहे हैं और हम लोग जाकर के उनसे कह रहे कि भैया ये 100 करोड़ का मुआवजा दीजिए। तो केजरीवाल साहब भी इस पूरे मामले से अपना हाथ को खींचना चाहती है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो मौतें हो रही है ना, जो मौतें मतलब एक प्रकार से हमें संदेश दिया जा रहा है कि जो मौतें हो रही है वो वैक्सीन से नहीं हो रही है, वो तो भैया पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से हो रही है। ये जो स्वाति मालीवाल का जो बयान है, ये स्वाति मालीवाल का जो बयान जो भी आया है, ये कहीं ना कहीं उसी परिप्रेक्ष्य में है। हमारे पत्र को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने मतलब तरह तरह के लोगों से कहलाना शुरू कर दिया कि भैया ये मौतें तो भैया देखो हम आईसीएमआर से पूछ रहे हैं कि मौतें क्यों हो रही है। अब इनको बात समझ में आ चुकी है कि ये पब्लिक अब इनको छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वो लड़ाई लीगल तरीके से हो, चाहे लड़ाई उनके वहां जाकर के प्रोटेस्ट करने के हो। अगर लीगल तरीका फेल हो गया और प्रोटेस्ट का तरीका फेल हो गया तो पब्लिक को उग्र होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो बहुत सॉफ्ट तरीके है लीगल लड़ाई और किसी के वहां जाके डिमांड करना, ज्ञापन देना, ये तो बहुत सॉफ्ट तरीके है। अगर सरकार इन सॉफ्ट तरीके से नहीं मानेगी तो जनता कल को इनका क्या हाल करेगी। इनको याद करना चाहिए फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था। फ्रांस की क्रांति को याद करें और जनता की जो मांगे हैं, इनको जो मुआवजा है उनको ये पूरा करें।
ओ इसका मतलब अरे रे 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 तो कमाल हो गया, ये तो हमको भी नहीं मालूम था नीलेश जी। नीलेश जी ये देखिए, ये खेल देखिए कितना शानदार तरुण जी ने बताया कि ये पत्र जो इनके तरफ से गया है, आपके जो कोर्ट में नोटिसेस जा रहे हैं नीलेश जी के या प्रशांत जी के, नीलेश जी तो लगातार अटैक कर रहे हैं मुंबई लेकर के और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जगह, तो इससे सरकार के ऊपर अब दबाव बनना शुरू हो गया है कि मुझे तो खजाना खाली करना पड़ेगा, या तो मैं खजाना खाली करूं या वो माफिया को बोलूं कि खजाना खाली करो, तुमने हमें बोला था कि हमारा सब कुछ सुरक्षित है ये वाला, तो अब तो वो सुरक्षित है नहीं, तो ये तो हम चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं या तो हमें पैसा दो या उनसे दिलवाओ, अब क्या करेंगे। तो ये तरुण जी का जो पत्र गया है उसके बाद, ये तो हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि देखिए डॉक्टर तरुण कोठारी किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नहीं जानता, और ये कंप्रोमाइज्ड मीडिया उसको, देखिए प्रकाश जी कितनी इंपॉर्टेंट बात तरुण जी ने की है नीलेश जी, देखिए इन्होंने सीधा, और ये कॉन्स्टेंटली पिछले साल 1.5 साल से ये केजरीवाल को पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी लिख रहे हैं लेकिन केजरीवाल को लगातार लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने, जैसा मैंने आपने शुरू में कहा था कि वो पॉलिटिकल ब्लंडर है, वो अब उसके बारे में कितनी जो भी शब्द कहे मेरे ख्याल से केजरीवाल और उसके गैंग के लिए कम ही पड़ेगा इस गैंग के लिए। प्रकाश जी अभी जो तरुण जी ने कहा कि अब सरकार पल्ला झाड़ना चाहती है क्योंकि उनको व्यापारियों की तरफ से भी कॉम्पनसेशन का डिमांड जाएगा। अब आप सोचिए हमारे यहाँ व्यापारी के नेता बैठे हुए हैं, उन तक को नहीं मालूम है कि कॉम्पनसेशन होता है, अभी तो बेचारे पूछेंगे नीलेश जी से तो बताएंगे, कोठारी जी भी और नीलेश जी से। ये उससे बचने के लिए महिला आयोग के अध्यक्ष को सामने किया है केजरीवाल ने। प्रकाश जी बिल्कुल सही फरमाया है तरुण जी ने, और मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि उनको ये बात ध्यान में आ गई है। वो तो ये तो पेच मेरे भी ध्यान में नहीं आया था, लेकिन अभी जिस तरीके से तरुण जी ने उसका पेच बताया है तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अभी नीलेश ओझा साहब को तो मालूम है, हमारी तो जो मेरी जो 80 लाख रुपए की मैंने खुद कॉम्पनसेशन दायर किया था, उनको के दिए मैंने नीलेश जी को। अभी वो अंबर जी से भी मेरी उस दिन बात हो गई, मेरे ख्याल से अंबर जी ने शायद नीलेश जी से वो सब विषय आगे लेके जा रहे होंगे। नीलेश जी जा रहे हैं ना विषय अपना? है प्रोसेस में। हाँ, तो क्या है कि ये 2-4 केसेस जो व्यापारियों की है ना, ये पूरी जानी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि व्यापारियों को कि अरे यार ये कॉम्पनसेशन हमको मांगना चाहिए और हमने मांगा नहीं। क्या है कि वो क्या बोलते उसको, सभी तरफ ये नहीं करना पड़ता, वो क्या बोलते उसको, गब्बर सिंह जो है ना, 2-4 गब्बर सिंह होना, वो हो गया ना तो फिर वो सब जैसा रहता ना कि भाई फिर 2-2 कोस से जब कोई बच्चा रोता है तब वो माँ बोलती है कि बेटा गब्बर सिंह आ जाएंगे। तो सरकार को क्या है कि उनको पता नहीं है कि 2-4 गब्बर अभी आगे आएंगे करके। तो ये क्या है, 80 लाख रुपए की जो मेरा कॉम्पनसेशन है वो आप मांग लीजिए, और उसके साथ में कई ये आ जाएंगे व्यापारी कि अरे इनको तो मिल गया, फिर हम बोलेंगे साले तुम बेवकूफ हो, तुम मांग नहीं रहे हो। तो जिस दिन ये व्यापारियों को समझ में आएगा कि अरे यार हमने ये बड़ी गलती करी है, तो ये सारे के सारे पीछे लग जाएंगे। जो मैं आपको बताऊंगा, आज ही एक नांदेड़ से मुझे एक लेडी का फोन आया था, वो लेक्चरर है एक कॉलेज के अंदर, तो वो उसने मुझे फोन किया, वो बोले मेरे भाई को बोले कोई बीमारी नहीं थी, और अभी जो उसको कुछ लकवा मार गया है और कई बीमारी टाइप की बीमारियां हो गई है, तो वो बोल रही थी कि भाई ये डेफिनेटली, बोले मेरे भाई को कभी कोई बीमारी नहीं थी और बड़ा स्वस्थ था, लेकिन इसको जो हो गया है बोले ये डेफिनेटली, बोले वो वैक्सीन लेने के बाद भी इसको सारी तकलीफें चालू हो गई थी और अभी ये हो गया। मैंने बोला तुम मेरे को पहली औरत दिख रही हो जो इतनी अक्लमंद कि कम से कम ये बोल रही है, वो नहीं तो बाकी के लोग तो मर रहे हैं, फिर भी वो उनको पता नहीं है कि साला ये हम लोग जो सडन डेथ हो रही है, ये कुछ हो रहा है, तो इसके पीछे वैक्सीन का भी कारण हो सकता है। ये तो ऐसे कई अकल के अंधे हमारे देश के अंदर कि जिनको ये दिमाग में क्लिक भी नहीं होता। हमारा दोस्त है, उसके फादर 14 घंटे में मर गए, यानी शाम को 6:30 बजे उन्होंने पहले दिन ये लिया, दूसरे दिन सुबह 6 बजे 1 सेकंड में लुढ़क गया। कभी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ, एकदम फिट आदमी खड़ाक से गुजर गया।
और उसके बाद में बच्चों ने उनकी वो क्रियाक्रम कर डाला। 2-4 दिन के बाद में जब मैं वापस गया उनके घर को तो कंडोलेंस के लिए, तो उस समय पे बच्चे बोल रहे थे पापा ऐसा हो गया, काका ऐसा हो गया, पापा तो अचानक चले गए, बहुत अच्छे थे, कभी बीमार नहीं गिरे, स्वस्थ थे, सबका ढमका था, फलाना था वगैरह। बोले पहले दिन तो बोले उन्होंने वैक्सीन लिया था, बोले मैं सर पे हाथ मारा उनके सामने। मैंने बोला अबे बेवकूफ हो, वो वैक्सीन के कारण उनकी डेथ हो गई, तुमने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? अरे बोले हमको तो सूझा नहीं, हमको तो किसने बताया नहीं। ये बातें हो रही। तो ये क्या है, ये लोगों में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि अगर तुम्हारा कुछ ऐसा सडन डेथ हो रही है किसकी, तो पोस्टमार्टम जरूर कराओ। मैंने वो लेडी को बोला है कि तुम जाके जो वहां का सिविल सर्जन है, वो सिविल सर्जन के पास में जाके उसका चेकअप कराओ और सिविल सर्जन से वो रिपोर्ट लो और उसको बोलो कि बताइए कि मेरे भाई को ये ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोले नहीं, सिविल सर्जन ऐसा लिख के नहीं देगा। मैंने बोला वो क्या नहीं लिख के देगा, बाप लिख के देगा। मेरी बात कराओ उससे, मैं बात करूंगा उससे। ये तो ऐसा था ना, औरंगाबाद का भी जो कलेक्टर था हरामी, वो क्या नाम, सुनील चौहान। तो सुनील चौहान भी इसी तरीके से लोगों को बता रहा था ये करो वो करो, पेट्रोल नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, पगार नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, बाजार में नहीं, जेरोक्स नहीं मिलेंगी, ऑटो रिक्शा में नहीं बैठने दे रहा था। मैंने तो जाके माँ बहन निकाला उसका, और तब जाके वो ये हुआ। मैंने तो उसी केस के अंदर, आपको मालूम है, अपने स्टेट का जो उस समय का जो आरोग्य मंत्री था राजेश टोपे तो मैंने बिल्कुल खींचतान कर दिया था उसकी, कंप्लीट खींचतान किया मैंने उसकी कि ये क्या चल रहा है करके। तो ये क्या है कि जब तक के लोगों को ये अवेयरनेस हम लोग नहीं लाएंगे, तब तक के ये इसी तरीके से सब चलते रहने वाला है। और इसी तरीके इसीलिए एक मिनट प्रकाश जी, आप अरविंद केजरीवाल जी पर नहीं बोले हैं कुछ, तो आपने अपने मुखार बिंद से थोड़ी उनके बारे में एक बार बोल दीजिए, तब मैं अपने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। अभी जो 1 बजे की फ्लाइट से स्पेशल इसी शो के लिए भोपाल से मेहमान को मैं बुलाया हूं, स्टूडियो में बैठे हैं, उनसे मैं मुलाकात करवाऊंगा, और क्यों मैंने बुलाया है ये भी मैं बताऊंगा आप सबको। पहले आप जरा सा प्रकाश जी एक बार जरा सा केजरीवाल एंड गैंग के बारे में बता तो दीजिए कि ये पत्र उन्होंने लिखा क्यों है, उनकी साठगांठ किससे है, ये बताइए जरा। नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो है ये फार्मा कंपनियों को बचाना चाहते हैं। और केजरीवाल के बारे में तो क्या बोलना है, प्रशांत भूषण जी ने उनको सारा कच्चा चिट्ठा लिखा है, बताया है। और उसके बाद में तो उस आदमी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं। उसने वो शुरुआत के काल के अंदर वो जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन चलाते थे, तो उस समय पर करीब मेरे अखबार के अंदर तो मैंने 2-3 साल उनकी कई एडवर्टाइजमेंट छपवाई, आधा पेज की एडवर्टाइजमेंट एक हफ्ता भर छापी, यानी 1 करोड़ रुपए की एड छापी होंगी मैंने फ्री में। और वो नालायक आदमी ऐसा है कि जब वो रामलीला मैदान पे बैठा था, मैं उसको जब मिलने गया और उसको मैंने जब बोला, तो वो बस अच्छा ऐसा मुंडी हलाया, अच्छा जब बोले अभी अब बाद में मिलेंगे। इतना कमीना आदमी कि जिसको ये पता नहीं है कि मैंने उसको 1 करोड़ रुपए का करीब एड उसकी फ्री में छापी है। वो एकदम नालायक आदमी है। मेरे को उसके बारे में कोई ये नहीं है, शंका नहीं है मेरे दिल के अंदर कि ये धूर्त आदमी है। और मैं तो उसके बारे में कोई उसके ये भी ये था, उनके तरफ से मेरे को ऑफर था कि आप आम आदमी पार्टी का महाराष्ट्र का पदभार संभालिए। तो मैं बोला भाई आपका क्यों, आपका किसानों के बारे में आपके पार्टी का तो कोई ये दिखता नहीं है। तो बोले आप बताइए, वो हम करेंगे, अब हम ये करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि किसानों के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों ने पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, पॉलिसी पार्टी की। तो मैंने उनको सारा लिख के दिया। तो बाद में उनके तरफ से कोई मीटिंग का न्योता ही नहीं है। और उसके बाद में मुझे जो पता लगा उसके बारे में कि ये आदमी कैसे, आज आपको दुख हो रहा है, आज आपको दुख हो रहा है मैंने किसको मदद किया, आज आपको तकलीफ है मन में कुछ? बिल्कुल 200% दुख हो रहा है कि मैंने कोई के चोर को मदद किया वो हिसाब से। और उसके बाद में मैं दूसरा भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ, या मेरे नसीब को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने ये चोर के पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, इस चोर के पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। ये भी बहुत अच्छा हुआ। वाह। अब आप तीनों मेहमान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 बजे की फ्लाइट लैंड हुआ, 2 बजे के आसपास दिल्ली, सीधे वहां से हमारे स्टूडियो। और आप तीनों मेहमान को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनको बताइए, जो कौन बनेगा करोड़पति टाइप से, इतने बड़े व्यवसायी, इनको कुछ भी नहीं मालूम है ये क्या हुआ 2 साल में। तो ये हमारे साथ प्रेम चावला जी स्टूडियो में बैठे हैं,
और अब हम चाहेंगे कि हम भी थोड़ा बैठ जाते हैं। प्रेम चावला साहब, अब जरा आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये स्वाति मालीवाल जी ने पत्र लिखा है। अभी नीलेश जी आपके सवाल का जवाब देंगे। स्वाति मालीवाल जी को पत्र सबसे पहले किसके बारे में केजरीवाल जी को लिखना चाहिए था? निसंदेह व्यापारियों के लिए, क्योंकि दिल्ली प्रदेश जो है ये किसान प्रमुख प्रदेश नहीं है, ये व्यापारी प्रमुख प्रदेश है। यहाँ पर आज केजरीवाल की बैग जो बनी है वो किन से बनी है? ऑटो वालों से, फुटपाथ पे जो व्यापार करते हैं उन व्यवसायियों से, छोटे छोटे व्यवसायियों को उन्होंने जोड़ा। और बड़े दुख की बात है, जब मुझे आपने फोन पे बताया कि इसके ऊपर में डॉक्टर तरुण आपको बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, जबकि मैं एक सजग व्यापारी हूं और व्यापार संगठन के साथ में कई जगहों पर, कई स्तरों पर जुड़ा रहा हूं, मुझ तक को ये ज्ञान नहीं हुआ कि सरकार की कोई ऐसी स्कीम भी चल रही है जिसके अंदर में व्यवसायियों के हित के बारे में, उनकी रक्षा के बारे में भी कोई प्रोविजंस बने हैं। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर तरुण इसके ऊपर में खुलासा करें और बताएं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं जो व्यापारियों को मिल सकते हैं और जो यहाँ पर नहीं मिले। और खास करके दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश के अंदर में तो जो केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमारी पार्टी विद द डिफरेंस है, पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस है, वो करते हैं। तो जो पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस है तो कहाँ है वो पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस? अगर सरकार के पास में कोई प्रोविजंस थे तो व्यापारियों को क्यों नहीं बताए गए, क्यों छुपाया गया? क्योंकि छुपाना तो बहुत बड़ा अपराध है। केजरीवाल साहब। नीलेश जी बोलेंगे, तरुण जी बोलेंगे। मेरे ख्याल से नीलेश जी इज बोनाफाइड कैंडिडेट। तरुण जी ने नीलेश जी की बात को आगे बढ़ाया है। नीलेश जी। हाँ, देखिए, एपिडेमिक एक्ट का सेक्शन 2 जो है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के भी जो सेक्शंस है उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है। जब कोई महामारी आती है ना, महामारी आने के बाद में सरकार जब कुछ निर्बंध लगाती है, जैसे लॉकडाउन हो गया, आप यहाँ जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, तो ऐसे जो भी निर्बंध सरकार लगाएंगी तो उसी सेक्शन में प्रावधान है कि सरकार जो नुकसान होगा उस व्यापारी का उसको कॉम्पेंसेशन दे। इसको मतलब ये जो एक्ट आया था, एपिडेमिक एक्ट 1897 में आया था, उस समय प्लेग चल रहा था। तो पूरा में आप नेट पे सर्च कर लेना, इंडियन एक्सप्रेस, ग्रेट गेम इंडिया वगैरह में आपको न्यूज मिल जाएगी। इसके रेडीमेड फॉर्म भी अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे कि कैसा कॉम्पेंसेशन क्लेम करना है, तो उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो उस समय जो प्लेग आया था, प्लेग के समय ये जब लोगों के घर में लाइम वाश यानी चूना मारते थे कि वो ना फैले करके, तो चूना मारते समय उस व्यक्ति को जितने देर दुकान बंद रखना पड़ता था, उसके दीवार का कुछ नुकसान हो गया, सारा कॉम्पेंसेशन ऑन द स्पॉट सरकार देती थी। आप तब तो अंग्रेजों की सरकार थी, ये तो हमारी सरकार है, इन्होंने तो ज्यादा देना चाहिए ना भाई। ये तो मुझे एक कहानी स्मरण आती है कि एक किसान अपनी जो भी सब्जी होती थी डेली अपने गधे के ऊपर में रख के शहर में बेचने आता था। और एक दिन शहर में जब वो आ रहा था तो उसे एक बहुत सुंदर पत्थर दिखाई दिया और उसको पत्थर बड़ा पसंद आया। उसने एक रस्सी में अपने गधे के गले में डाल दिया और गधा भी बड़ा खुश होकर इतराने लगा। तो मालिक इस बात से खुश था कि मेरा गधा खुश है। अब जब वो जाने लगे तो एक समझदार आदमी ने देखा और उसने भांप लिया कि पत्थर की तो कीमत बहुत है और इस आदमी ने तो गधे को पहनाया है। तो उसने उसको बोला कि भाई तुम मुझसे 500 रुपए ले, ये तेरे को पत्थर कहाँ से मिला? तो उसने बताया सड़क से मिल गया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो 50 रुपए ले ले, तो मुझे पत्थर दे दे। तो उसने कहा नहीं। उसने कहा 100 ले लिए, उसने कहा मना कर दिया। उसने 500 रुपए दिए, बोले कि ले ले। तो उसने कहा नहीं भाई 500 रुपए में मैं क्या करूंगा, मेरा गधा खुश है इससे, तो मेरे को ये नहीं बेचना तेरे को। और कह के वो कहीं दाएं बाएं हो गया। जब वो अपनी सब्जी वब्जी बेच के शाम को वापस आ रहा था तो वो आदमी उसकी वहीं पे इंतजार कर रहा था। और जब उसकी इंतजार कर रहा था उसने देखा कि उसके गधे के गले में अब वो पत्थर नहीं है। तो उसने कहा भाई वो पत्थर कहाँ गया? तो उसने कहा साहब मैंने बेच दिया। तो कहने लगा कितने में? तो कहने लगा 10,000 रुपए में। तो कहने लगा अरे पागल, वो 2 लाख रुपए का पत्थर था, तूने 1,90,000 का नुकसान कर दिया। तो उसने कहा भाई साहब आपको उसकी कीमत मालूम थी
कि उसकी कीमत 2 लाख है। मुझे तो उसकी कीमत ही नहीं मालूम थी, मैं तो गधे के गले में पहना के खुश हो रहा था। पर जब किसी ने मुझे उसका 10,000 मूल्य दिया और आप 500 पे अटक गए थे, तो मेरे को तो 10,000 बहुत अच्छा मूल्य लगा। तो अब वो आप दुखी हो कि मैं दुखी हूं, अकलमंद आप है कि मैं हूं, कि मेरे को तो किसी भी चीज का 10,000 मिला। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि माननीय केजरीवाल जी, आपको यहाँ पे दिल्ली की सत्ता में काबिज करने वाले यही व्यापारी लोग हैं जिन्हें आप समझ रहे हैं कि इनको इनकी वोट की मूल्य नहीं मालूम। अरे आपको तो मालूम है, अगर आपको उनका मूल्य मालूम है, इनको तो, जब मैं एक सजग व्यापारी हूं, मुझे नहीं पता कि इसका कोई प्रोविजन है, तो आप छोटे व्यापारी को कहां से पता होगा? आपको पता है, और नहीं भी पता था तो आपके विभाग के लोगों को पता करना चाहिए था और आपको सोचना चाहिए था। आप तो वैसे भी एक्टिविस्ट से शुरू हुए हैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ को लेके, तो बीइंग एन एक्टिविस्ट आपको पता करना चाहिए था कि इतने व्यापारी जिनके घरों के अंदर में बच्चियों की शादी नहीं हुई, स्कूल की फीस नहीं गई, स्कूल नहीं जा पाए, कॉलेज नहीं जा पाए, बच्चियों की शादी नहीं हो पाई, कईयों ने तो सुसाइड कर लिया, कईयों ने पलायन कर लिया। इतनी बड़ी महामारी में आपने व्यापारी वर्ग, छोटे व्यापारी वर्ग के लिए क्या किया? छोटा तो छोड़िए, मझोले व्यापारी वर्ग की भी हालत बहुत खराब है और मझोले से बड़े वाले की भी हालत बहुत खराब थी। केजरीवाल साहब, आपने बड़ा गलत काम किया है, आपको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए था और अभी भी समय है। आप अपने आप को समझिए और सही कीमत बताइए, और ऐसा मत समझिए कि आपको कीमत पता है तब भी आप उसकी सही कीमत नहीं बता रहे हैं। वोटर की कीमत को पहचानिए, समझिए, अन्यथा अगले चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा। नीलेश जी, ये बताइए कि ये व्यापारियों के या लोगों के या आपके या तरुण जी के एप्लीकेशन का डर सता रहा है कि भाई ये मुआवजा ये लोग मांगने लगेगा तो अटेंशन डाइवर्ट करो, ये बात है? या ये गैंग पूरी तरह से फार्मा माफिया से मिल करके अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रही है क्योंकि उनके ऊपर तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलने वाला है? दोनों है। क्या है, पहला विषय है कि अभी जो केंद्र सरकार ने एफिडेविट दे दिया है उससे ये केजरीवाल सरकार फंस गई है। अब इनको सब नागरिकों को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, जिन्होंने वैक्सीन ली थी इनके दबाव में आकर इनको देना पड़ेगा। रहा दूसरा विषय, अब जैसा ये जो अपने चावला जी बैठे हैं, तो चावला जी अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट से वो फॉर्म ले लीजिए, आप कॉम्पेंसेशन का एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका जो भी नुकसान हुआ था। आप सिर्फ देखिए होता क्या है, आपके वोट का मूल्य जो है, आप क्या कीजिए, एक साथ 10,000 व्यापारी मिलकर अर्जी दे दीजिए। जब आप अर्जी देंगे तो तब इनको समझ में आ जाएगा कि अभी नहीं देंगे तो प्रॉब्लम, देंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आगे जो हमको प्लान लाने के ये पैंडेमिक के वगैरह वो सब फेल हो जाएंगे, कि अभी आगे नए महामारी लाने की है, वो दुकानदारी बंद हो, हर महामारी पे जो कमीशन मिलने वाला है उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे को जो कुछ अधिकारी और नेता लोग है, ये लोग नहीं चाहते कि लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया जाए, और ये भी नहीं चाहते कि उसमें हमारे लोगों को नाराज भी हो। तो अभी जितना लोगों का दबाव बढ़ेगा तो दो चीजें, या तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा या तो सरकार जाएंगी, एक चीज। दूसरी चीज, इनके देने ना देने से कुछ नहीं होने वाला, हर व्यक्ति को अधिकार है कोर्ट से ले सकता है, एक, और एक साथ इतने लोग जाएंगे तो उसमें और आसान हो जाएगा वो केस लड़ने के लिए। दूसरी चीज, आपने जो दूसरा फैक्टर बोला वो और ज्यादा मतलब इफेक्टिव इसलिए है और ज्यादा कंसर्न उससे रिलेवेंट क्यों है बताता हूँ। अभी क्या होने वाला है, जिन जिन लोगों ने ये कहा था कि ये पूर्णतः टीका जो वैक्सीन है सुरक्षित है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये कहकर जिन्होंने दिया लोगों को लेने पे मजबूर किया, ये सब लोग चीटिंग में, मर्डर में, ये सारे चार्जेस में अंदर जाने वाले हैं, इंक्लूडिंग वैक्सीन कंपनी, बिल गेट, आदर पूनावाला, ये जो भी लोग थे, जिन जिन लोगों ने इस कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लिया, वो सब लोग इसमें आरोपी बनेंगे। अब जो प्रॉब्लम है, जैसा कि लास्ट टाइम आपने बताया था, यही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो ब्लैक लिस्टेड फ्रॉड फाउंडेशन है, ये टॉक्सिक फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं इसको, यही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फंडिंग करता है
केजरीवाल ग्रुप को। आप जो कह रहे थे क्या कबीर किसको किसको करता है ये बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन से, इनको कहां से पैसा आता है आशुतोष जी? हाँ, कबीर से, कबीर को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ही पैसा आता है। हाँ, तो ये जो है अब प्रॉब्लम ऐसा है कि उनसे ही ये लोग फंडिंग ले रहे हैं, तो ये लोग उसके ऊपर तो केस कर नहीं सकते। तो अभी इनकी ईमानदारी पकड़ में आ गई कि अभी इनके लिए देश की जनता की जान ज्यादा बड़ी है कि वो आरोपी, वो हत्यारा, बिल एंड मिलिंडा गेट पूरा वो उनका ग्रुप, वो पूरा गैंग जिन्होंने इस देश में मास मर्डर करवाए हैं, उनके ऊपर सजा, उनको सजा दिलवाना और उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके कॉमन मैन को कॉम्पेंसेशन दिलवाना। अब ये दोनों में से उनको चूज करना है कि दोनों में से कौन सा पक्ष ले। अब इसको कहते हैं शेक एंड मेट की सिचुएशन आ गई है, या तो राजा जाएगा या तो वजीर जाएगा। चेस का तो गेम हारने वाले हैं, तो ये कंडीशन में अभी आ गए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि तरुण जी ने जो दिया है, लेटर दिया है, वो बहुत सही वार किया है उसने। तो तरुण जी ने बहुत क्लियर कहा कि हर एक के मौत पे 100 करोड़ रुपए आप दे दो। क्योंकि ये सरकार प्रायोजित प्रोग्राम था ना, आपने वेरीफाई नहीं किया, आपकी गलती है। तो आपने वेरीफाई नहीं किया या आप उनके मास मर्डर के, जीनोसाइड के, जनसंहार के षड्यंत्र में शामिल थे, ये हमको नहीं मालूम, वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन सरकार तो कॉम्पेंसेशन देने के लिए जिम्मेदार है, ये तो लॉ है। एक चीज सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक व्यक्ति ने वैक्सीन लिया, उसके हार्ट का थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ गया तो सरकार ने बिना एप्लीकेशन के उसके घर पे जाकर 2.25 करोड़ रुपए दे दिया उसको। तो यहाँ पर जान जिसकी जा रही है तो उसको 100 करोड़ रुपए जो पैसे से किसी की कोई जान आने वाली है नहीं। लेकिन ये 100 करोड़ जब कॉमन मैन के लिए मांग रहे हैं ना, तो उसका एक बेनिफिट क्या रहेगा, आगे चल के ये इनकी दुकानदारी नहीं चलेंगी। एक और हमारा भी जो अभी हाईकोर्ट में केस चल रहा है ना, तो हमने उसमें यही कहा है कि पर जिन लोगों ने वैक्सीन लिया उनको पर पर्सन 1 करोड़, और जिनको साइड इफेक्ट हुए उनको पर पर्सन 25 करोड़ इंटरिम, जिनकी डेथ हुई उनको इंटरिम 100। आप ये वैक्सीन कंपनी से लेकर दो ना। अगर आपका उनसे मिली भगत नहीं है, आपके घर से कहाँ पैसा दे रहे हो, आपको करना क्या है, ये बिल गेट, माइक्रोसॉफ्ट और अपना ये आदर पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट, इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो, बेच के जनता में बांट दो। आपसे नहीं होता तो हम कोर्ट से करा के लेते हैं, बाद में फिर वोट मांगने आना नहीं हमको। तो ये लाइन पे अगर चलेंगे तो इसके 2-3 फायदे ये होंगे कि कम लोगों को तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आगे चल के ऐसे प्रॉब्लम जो इनके जो ये है बुरे इरादे, ये इरादे कभी कामयाब तो छोड़िए, वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं कि इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाना, इनके जान के साथ खेलना। तो ये उसका बेनिफिट होगा। और डॉक्टर तरुण कोठारी, हाँ बोलिए। हाँ, तो तरुण कोठारी ने जो पत्र दिया उसकी न्यूज कुछ न्यूज़पेपर में आई है, मैंने भी पढ़ी है वो। तो अभी उसका असर ये हुआ कि इनको लगा कि अभी इनके साथ में लोग जुड़ गए, तरुण कोठारी के साथ में लोग आकर हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन करने लगे, पैसा मांगने लगे। तो उन्हें या तो हमको देना पड़ेगा या तो जो हमको फंडिंग करते हैं हमारे बॉस लोग, उनसे दिलवाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या करना है, तो गोल पोस्ट चेंज करना है, ध्यान डाइवर्ट कर दो। तो फिर नैरेटिव चालू हो गया, पूरे लॉन्ग कोविड। अभी सबसे बड़ा जोक है वो लेटर का, आपको पता है क्या, हमने तो राइटिंग में लिखवा कर लिया है ICMR के पास से कि हमारे पास में लॉन्ग कोविड के ऐसे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लॉन्ग कोविड पे स्टडी हुआ नहीं। वो तो भी इनको सपना गिर गया कि ये लॉन्ग कोविड से डेथ हो रही है। और एक सीरियस सब्जेक्ट, महिला आयोग की अध्यक्ष का काम क्या है, महिला के हितों का रक्षण करना। तो यहाँ पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने ऑर्डर क्या करना चाहिए था कि जो महिलाओं की डेथ हुई है मुंबई, दिल्ली में, जो महिलाओं को प्रॉब्लम हुआ है, उनको तुरंत पर पर्सन इंटरिम 5-5 करोड़ रुपए इंटरिम कॉम्पेंसेशन दे दिया जाए और इंक्वायरी किया जाए, अगर वैक्सीन है या जो भी है दोषियों पर FIR किया जाए।
ये अगर करते तो ये मालूम पड़ता कि ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा, महिलाओं को कॉम्पेंसेशन ना मिले इसलिए एक नया नैरेटिव इसमें चलाया गया। इसलिए इस बात पर हमारा सीरियस स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। अच्छा नीलेश जी, आपके यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है कि जब कानून या लिखी हुई बातें जो कानून की किताबों में है वहां बात अगर जचती नहीं है तो एक नेचुरल जस्टिस की बात आ जाती है कि भाई नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय का बहुत ही हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है मानव सभ्यता। मुझे लगता है कि प्राकृतिक न्याय अब होना शुरू हो गया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल जैसी महिला ने स्वयं ये पत्र लिख करके दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि अब तो ये रिटर्न में पत्र है, उन्होंने लिख दिया है। जिन्होंने उनको सलाह दी होगी कि मैडम ये पत्र जल्दी से लिख दीजिए, उनको ये मालूम नहीं था कि नीलेश ओझा तरुण कोठारी यहां बैठा हुआ है प्राकृतिक न्याय की तरफ से रिसीव करने के लिए। पत्र आया नहीं कि दोनों ने रिसीव किया, और दोनों ने रिसीव किया नहीं कि काउंटर एफिडेविट जाना शुरू हो गया, और अब उसके काट जाने शुरू हो गए कि माननीय सुश्री स्वाति जी मालीवाल, आप किस हैसियत से लॉन्ग कोविड का नैरेटिव कर रहे हैं। अब तो आपके खिलाफ लगेगा ये फोर्जरी करने का मुकदमा, और ये लगेगा कि माफिया फार्मा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हॉबनॉबिंग कर रही है सौम्या स्वामीनाथन जी के साथ, WHO के चीफ साइंटिस्ट से मिलकर के, पूरा WHO की गैंग के साथ मिलकर के खेला चल रहा है। डॉक्टर तरुण को आप इसके बाद क्या करने वाले हैं? इस पत्र के बाद क्या करने वाले हैं? कोई पत्र भेजेंगे? हाँ जी, हाँ, आवाज ठीक है। चावला साहब, अभी आपने बोला कि कंपनसेशन की बात, तो एडवोकेट नीलेश ओझा सर हमारे पास में है। इनसे अच्छा एडवोकेट आपको शायद नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, है ना। आप कंपनसेशन दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो कोर्ट में जाके ले सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम जा रहे हैं बार बार मिलने के लिए केजरीवाल साहब से। मैं एक लेटर लिख चुका हूँ, एक रिमाइंडर लिख चुका हूँ, उनका ये जवाब भी मेरे पास आया हुआ है, और इस जवाब के अंदर उन्होंने मुझसे कहा है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है दिए, बात कीजिए। हमने बात की है। अगर केजरीवाल साहब नहीं मानते हैं, अगर लोगों को एक एक मौत पे 100 करोड़ का मुआवजा नहीं देते हैं, और साथ में जिनका व्यापार बंद हुआ है तो नुकसान की भरपाई नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर से हम लोग वहां जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे। और उस प्रोटेस्ट में आप भी आइए, और आपके जितने भी व्यापारी भाई हैं जिनका नुकसान हुआ है वो भी आए, और साथ में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोग भी आए, और साथ आएंगे लोगों को साथ। ये तो बहुत बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। अब आप के माध्यम से हमें, मैं QY टीवी का हमने जो मांग की है, देखिए प्रकाश जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक चिंगारी हमारे को दी है। देखिए इससे हम कितना बड़ा विस्फोट करेंगे। हाँ जी जी जी। तो आपके पास दो तरीके हैं, इसमें से आप जो तरीका आपको उचित लगता है उस तरीके के माध्यम से सरकार पर प्रेशर बना के लीजिए या कोर्ट के माध्यम से लीजिए, लेकिन कंपनसेशन आपको लेना चाहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कंपनसेशन दिलाए। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। प्रकाश जी, आपके लिए संपादकीय का विषय मिल गया है, आपके पास मौजूद है? यस बिल्कुल बिल्कुल बहुत मटेरियल मिल गया है। और मैं दूसरा और ये बोलना चाहूंगा कि ये जो भी विषय निकला था, हमारे जो व्यापारी बंधु है बोल रहे हैं, तो उसमें एक बात ध्यान में रखने की ये भी है कि इसका पता लगाओ कि बैंकों का NPA कितना बड़ा है। ये जो छोटे बड़े व्यापारी है बेचारे, उनका ये पूरा का पूरा ये जब अपना लॉकडाउन था उस समय पे बिजनेस सारा ठप हो गया था, ये गवर्नमेंट के नालायकपना के कारण। लेकिन बिजनेस ठप था, लेकिन व्यापारियों का खर्चा तो चालू था ना, नौकरियों के पगार चालू थे, दुकान का भाड़ा चालू था, बैंकों का ब्याज चालू था, बिजली के बिल, बाकी का भी खर्चा सारा चालू ही था। तो वो सारा का सारा ये व्यापारी लोगों ने समझना चाहिए, और एकत्रित आके ये गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी करनी चाहिए, और ये पहली बात ये मानना चाहिए। दूसरा, जो किसानों का नुकसान,
दूसरा किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका क्या, मैं आपको मेरा खुद का बताता हूं। मेरे खेत के अंदर करीब करीब 5 एकड़ में तरबूज लगा था। तो तरबूज लगा था तो मेरे को तो बेचने के लिए मैं जब बाजार में गया तो बाजार में तो कोई किसको बैठने ही नहीं देते थे। तो मेरा ट्रैक्टर गया तरबूज लेके, तो वो सारे पुलिस वालों ने हकाल दिया, उसको ये कर दिया। तो मैंने उनको आदमियों को बोला कि जाके सारे तरबूज जाके कलेक्टर ऑफिस के सामने जाके वो फोड़ के आ जाओ, कंप्लीट फोड़ के आ जाओ। तो मेरे आदमियों ने तो ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, पूरा तरबूज ले लेके कलेक्टर के ऑफिस के सामने फोड़ दिए, पूरा वो कलेक्टर और एसपी के ऑफिस के सामने। तो वो उनकी तरफ से उसके ऊपर से काफी हंगामा हुआ कोला में। कई लोगों ने मुझे ये बोला कि ये क्या तरीका है ये फोड़ने का वगैरह। मैंने बोला भाई उनको बताना चाहता हूँ कि किसान अगर गुस्सा होता है तो कितना ये होता है। और कलेक्टर और वो एसपी ऑफिस के सामने, और उसके बाद में वो हमारा तुकाराम हॉस्पिटल चौक है उसके उसमें चौक में भी मैंने बहुत जाके तरबूज फोड़े थे। तो कहने का मतलब ऐसा कि मैं तो किसान हूँ, कम से कम मैंने लॉस बेयर कर लिया, लेकिन जो बेचारा गरीब किसान है वो क्या करेगा? उसका तो सारा माल पड़ा था, उसको तो बेचने नहीं दिए आरामखोरों ने 1-1.5 साल। तो ये सारा बहुत सीरियसली लेना चाहिए हमने। किसानों के तरफ से भी किसान संगठन जितने हैं उन्होंने भी ये कॉम्पनसेशन के केसेस दाखिल करना चाहिए। मैं भी करवाता हूँ। क्या बोलना चाह रहे थे आप आखिरी साहब? मैं ही कहना चाह रहा था कि ये जो एनपीए का जो बात कह रहे थे प्रकाश जी, तो उस समय के अंदर में सरकार ने एक पीनट देने की बात करी थी कि जो 3 महीने का या 90 दिन का पीरियड रहता है जिसमें किस्त नहीं देने पर एनपीए हो जाते थे, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिलैक्सेशन दे दिया था। पर वो बिल्कुल एक पीनट के तरीके से था कि जैसे जैसे आपका लॉकडाउन, जिस पीरियड में लॉकडाउन था उस पीरियड में आपको रिलैक्सेशन मिल गया था, पर जैसे ही लॉकडाउन हटा उसके बाद में इन्होंने अपना वही मीटर चालू शुरू कर दिया था। वो एकदम से कालचक्र की एकदम गहरी चाल उनके ऊपर में आ गई थी, व्यापारियों के ऊपर में। ये नहीं लोग समझ रहे थे कि लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन खुलने से एकदम व्यापार चालू नहीं हो जाता। ये शटर नहीं था कि दुकान खुलते ही एकदम से लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो उसको लाइन पे आने में, व्यापार को अपनी गति पकड़ने के अंदर में कम से कम हम व्यापारी लोग 2-2, 3-3 साल मिनिमम पीछे चले गए थे। तो सर आप ठीक कह रहे प्रकाश जी, सरकार ने उस समय पर जो दिया वो बहुत 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 से बहुत कम था, और इसके ऊपर में व्यापारी संगठनों को एकजुट होना चाहिए और आप Q5 के चैनल के माध्यम से मिलके एकदम सरकार के ऊपर में एक नई मुहिम छेड़नी चाहिए, जो कि कल से शनिवार से हम प्रोग्राम ला भी रहे हैं इसके ऊपर। नीलेश जी, मैं और आपको कल रात की घोषणा। नीलेश जी आखिरी सब कुछ प्रकाश जी बोलना चाहते हैं या नीलेश जी? मैं बोलता हूँ, 1 सेकंड सुनिए। देखिए चावला जी, ऐसा है कि मेरे एक दोस्त है जो जापान के अंदर जिनकी दुकान है या होटल से उनके दो, तो वो उनसे मेरी बातचीत होती थी। वो बोल रहे थे कि जापान गवर्नमेंट ने बोला था कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, आप हमको सिर्फ इंटीमेशन दे दो। तो उन्होंने बता दिया कि भाई मेरा हर महीने का 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है मेरा होटल बंद रहने से। तो जापान गवर्नमेंट ने उनको 3 लाख रुपए पर महीने के हर महीने में चेक भेज देती। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, आप बताइए आपका कितना नुकसान हो रहा है। तो व्यापारी जो है हमारी, तो मैंने तो जो मेरा जो क्लेम दाखिल किया नीलेश जी के थ्रू, तो वो तो मैंने सिंपल किया ना। मेरा 2019 के अंदर जो मेरा इनकम था, जो मेरा रेवेन्यू था, वो मेरा रेवेन्यू जो था वो था करीब करीब 1 करोड़ रुपए का। उसके बाद में मेरा वो जो रेवेन्यू घट के सिर्फ 20 लाख रुपए रहेगा, तो 80 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ। और मेरे चार्टर्ड अकाउंट ने मुझे बैलेंस शीट के अंदर क्लियर करवा दिया। तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की 2019 की मेरी बैलेंस शीट और उसके बाद में 2020 की बैलेंस शीट मैंने दोनों भी जोड़ के नीलेश जी को दे दिया कि ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या है, दिस इज द क्लियर फैक्ट। तो वो अभी तो ये तो 2020 का मैंने क्लेम दाखिल किया, अभी तो 2021 का मेरा बाकी है, वो भी भेज रहा हूँ मैं नीलेश जी आपके पास में। तो ये जरूरी है, एक बात समझिए। और जब नीलेश जी जैसे खुखार वकील हमारे पास में हैं, तो हमने तो ये इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। लेकिन ये, और सरकार तब जाके लाइन पे आएंगी। इन नलायकों को तो कोई पता है। देखिए सरकारी कर्मचारी नलायक, उनका तो सारा का सारा ऑफिस बंद, कोर्ट बंद, कॉलेज बंद, सबके पगार हरामखोरों के चालू थे, 1 रुपया कम नहीं था। गवर्नमेंट ये तो बोल सकती थी ना कि अभी तुमको तो अभी घर को बैठे हो तो तुम्हारे को 1/4 सैलरी मिलेंगे भाई, 75% तुम्हारे डिडक्शन है। और सैलरी क्या कम थोड़ी है सरकारी कर्मचारियों की, लाख 1.5 2 लाख रुपए सैलरी है। 1/4 भी करते थे तो भी महीने की 25,000 50,000 रुपए एक आदमी को मिलता था, घर में तो बैठे थे। लेकिन उनको ये कारा क्यों हुआ? ये सारे सरकारी कर्मचारी चुप और ये क्यों है? अभी तो क्या है
वो लोग बड़े नाराज है सरकारी कर्मचारी। क्यों? वो बोलते थे साला वो समय भी अच्छा था, साल भर बंद था, घर में बैठे थे, पूरा सैलरी चालू था, आराम चालू था, और अभी तो ये बोले साला कोरोना हट गया। क्यों हट गया कोरोना? वापिस आना चाहिए कोरोना, वापिस से लॉकडाउन लगना चाहिए। वो तो बेचारे सबसे ज्यादा अगर दुखी हो रहे हैं कोरोना हटने के कारण, तो ये सरकारी कर्मचारी, हमारे प्राध्यापक, शिक्षक, जिनके पूरे स्कूल कॉलेजेस बंद थे, समझ लेना, और उसके बावजूद भी सारा सैलरी चालू थी। इन लोगों का तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है हरामखोरों का। तो इसीलिए ये व्यापारी हम लोग गधे हैं कि हमको समझता नहीं है कि किस तरीके से क्लेम दाखिल करना है। इसलिए मैं सारे व्यापारियों को आज के चैनल से ये इसके आज के शो के माध्यम से सबको करता हूं कि क्लेम दाखिल करो, इतने क्लेम दाखिल करो कि इनको नानी याद आ जाए साल उनको, और बिल्कुल उसका फॉलो करते रहो, उसके सिवाय ये लाइन पे सुधरेंगे नहीं हरामखोर। ये बहुत अच्छी, हाँ बोलिए। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, और एक बहुत बड़ा मंच भी आपने प्रोवाइड कर दिया लोगों के लिए, व्यवसायियों के लिए। इस तरह के मंच अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, बहुत आसान होगा, और ये लड़ाई हम लोग लड़ पाएंगे। अन्यथा व्यापारी तो एक गरीब ब्राह्मण की लड़की होती है, असहाय गाय होती है, जिसके ऊपर में हर कोई अत्याचार करने के लिए बैठा रहता है। और ये आपने जितनी बढ़िया बात बताई जापान की, कि जापान के अंदर में कितना उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, पर हिंदुस्तान के अंदर में दुखद है कि व्यापारी को आज भी एक चोर की दृष्टि से देखा जाता है, और इतने महकमे उसके ऊपर में लगाए जाते हैं, इतने महकमे लगाए जाते हैं कि वो कहीं से भी चोरी ना कर पाए, मतलब जैसे व्यापारी ना हो गया और चोर हो गया हो। तो ये आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सर, मैं आपके लिए, आपको और आशुतोष जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नीलेश जी, चलते चलते आप आखिरी टिप्पणी कर दीजिए कि ये स्वाति मालीवाल जी ने आपको, हमको, पूरे देश को जागृत किया है। क्या हम उन्हें बधाई दें? हम उन्हें बधाई दें, शुभकामना दें कि उनके फ्रॉडुलेंट बिहेवियर से पूरा देश जग रहा है। देखिए कैसा है, एक बात, जो नेपोलियन हिल है, उन्होंने एक बुक लिखी है द लॉ ऑफ सक्सेस। उसमें उन्होंने लिखा है कि every loss, every adversity has a seed of benefit more than it। तो जो जितना प्रॉब्लम रहता है उस वो प्रॉब्लम रैपर का नाम रहता है, अंदर अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इन्होंने जो ये काम किया है तो ये करेंगे ना। देखिए जितना हम लोग जागरूक होंगे, हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, वो खुद को बचने के लिए ऐसे कोई ना कोई गलतियां करेंगे। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अगर ये रिमोट है, ये रिमोट को ये लोगों ने क्या किया, पहले दिन से क्या बताया कि ये मारुति कार है, मतलब ये कार है। आप बहुत नए नैरेटिव चलाते रहे, जब बारी आ गई, भाई ठीक है सब तुम्हारा बाजू में रखो, इसमें बैठ के हमको दूर तक छोड़कर तो आओ, ट्रायल तो लो, तब इनका पोल खुलना शुरू हो गया है। तो अभी उससे बचने के लिए फिर एक नया नैरेटिव चालू हो गया है। तो इस बारे में जो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि आप बार बार जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो ये अभी जनता जाग गई है। और जैसा देखिए सरकार कौन है, ये व्यापारी भाई और कॉमन मैन समझ ले, सरकार कौन है? अरे हमारे से तो सरकार बनती है ना भाई। पब्लिक सर्वेंट कौन है? हम टैक्स देंगे, उसमें से उनका सैलरी निकलेगा। तो हर गांव के लोग अगर जमा होना शुरू हो जाए, अपने एरिया के सांसद को, अपने एरिया के एमएलए को जाके रोज उसके घर पे बैठना शुरू हो जाए, भाई क्या तुम तो हमारे नेता बनते हो ना, हमारे नेता बनते हो तो ये कानून प्रावधान है, कॉम्पेंसेशन दिलवाओ। अब ये सब लोग जाकर वहां बोलेंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे चीफ मिनिस्टर हो, बोलेंगे भाई साहब हमारा एरिया में घूमना मुश्किल हो गया है, या तो इनको दो, नहीं तो बहुत तकलीफ है अपने को अगली बार इलेक्शन में। तो ये उनको हम एम्बेरस कर सकते हैं, उनको मजबूर कर सकते हैं, या उसके लिए जरूरत है लोगों ने जागरूक होने की। और जाते जाते 4 लाइनें मैं और बोलता हूं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद। बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपको बहुत शुभकामना। स्वाति मालीवाल, आपने ये पत्र अब लिख दिया, ये पब्लिक डोमेन में आ गया। आपने ही लॉन्ग कोविड की नैरेटिव को लिखित रूप में पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। हमारे साइंटिस्ट अब स्क्रूटनी करने के लिए तैयार हैं, और हमारे लॉयर्स उस पर आपको नोटिस भेजने के लिए तैयार हैं। लड़ाई
अदालत में भी होगी और लड़ाई वैज्ञानिक तरीके से डिस्कोर्स स्टूडियो में भी होगी और जनता के बीच हम आपके इस पत्र को ले जाएंगे। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि स्वाति मालीवाल जी को क्या पत्र लिखना चाहिए था, उन्होंने क्या पत्र लिखा है। डॉक्टर तरुण कोठारी, हमारे दर्शक आज ये जान पाए कि आपने जो अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था, ये उसी के आलोक में पत्र लिखा गया है और ये पत्र किसी के साठगांठ को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। हम अपने दर्शकों को और जनता को बताते रहेंगे कि कौन राजनेता, कौन गैंग कहां किससे सौदेबाजी कर रही है और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने तथ्यपरक विश्लेषण पेश करेंगे। कल रात 9 बजे देश में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो दुर्गति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, विशेष कार्यक्रम पेश करेंगे। कल रात 9 बजे तक क्या इंतजार कीजिए। और नीलेश जी, प्रकाश जी, डॉक्टर तरुण कोठारी, प्रेम चावला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बस इतना ही। आशुतोष को दीजिए। नमस्कार।